तो चलिए दोस्तों, हम हमारे इस कोर्स के पहले टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है हिंदी भाषा का सामान्य परिचय, विकास एवं इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम इस कोर्स को एकदम जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि भाषा क्या होती है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बनी है। ठीक है, देखो जो मैं पहला पॉइंट बोला यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है एकदम। जो जो मैं बोलते जाऊंगा हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ठीक है, भाषा जो शब्द है ये संस्कृत के भाष धातु से बनी है। देखो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है, व्यापम के एग्जाम में LOI 2018 में क्वेश्चन आया है। भाष धातु का शाब्दिक अर्थ होता है वाणी को व्यक्त करना, वाणी को व्यक्त करना या विचार प्रकट करना। ठीक है, वाणी को व्यक्त करना या विचार प्रकट करना। अच्छा, ये विचार क्या होता है? विचार का अर्थ है मनुष्य के मन की अध्वन्यात्मक इकाई। मनुष्य के मन की अध्वन्यात्मक इकाई ही विचार होता है। अब ये अध्वन्यात्मक क्या होता है? यदि अध्वन्यात्मक का हम शाब्दिक विच्छेद करें तो देखिए ये अ धन ध्वन्य धन आत्मक, अ धन ध्वन्य धन आत्मक, मतलब किसी भी शब्द के पहले यदि अ उपसर्ग लगता है तो उसका अर्थ कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सेंस में देता है। मतलब किसी भी शब्द के पहले यदि हम अ उपसर्ग लगा दें तो उसका अर्थ होता है नहीं। ठीक है, ध्वन्य का अर्थ होता है आवाज से और आत्मक का अर्थ होता है स्वरूप लिए हुए। मतलब विचार का अर्थ है मनुष्य के मन का ऐसा भाव जिसमें आवाज नहीं होता, विचार कहलाता है। मनुष्य के मन का ऐसा भाव जिसमें आवाज नहीं होता, विचार कहलाता है। दोस्तों, आपके मन में भी कुछ विचार चल रहा होगा। क्या मैं सुन पा रहा हूं? क्या नहीं सुन पा रहा हूं? मेरे मन में भी कुछ विचार चल रहा होगा। क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? क्या नहीं सुन पा रहे हैं? जिस प्रकार किसी वस्तु को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किसी न किसी साधन या माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जिस प्रकार किसी वस्तु को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किसी न किसी साधन या माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार किसी मनुष्य के मन में चल रहे कुछ विचार को किसी दूसरे मनुष्य तक पहुंचाने के लिए जिस साधन या माध्यम की आवश्यकता पड़ती है उसे ही हम भाषा कहते हैं। जिस प्रकार किसी वस्तु को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किसी न किसी साधन या माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार किसी मनुष्य के मन में चल रहे विचार को किसी दूसरे मनुष्य तक पहुंचाने के लिए जिस साधन या माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, उसी साधन या माध्यम को भाषा कहते हैं। देखिए दोस्तों, मैं जो जो बोलते जा रहा हूं सब चीज यहां पर लिखा हुआ है। आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, आपको सारा का सारा नोट्स आपको मिल जाएगा। और आज के क्लास का यदि आपको फ्री PDF चाहिए तो आपका आज के क्लास का फ्री PDF कहां मिलेगा उसको मैं इस वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, भाषा की परिभाषा देखते हैं। भाषा एक ऐसा साधन या माध्यम है, भाषा एक ऐसा साधन या माध्यम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह तक अपने विचारों का आदान प्रदान करे, भाषा कहलाता है। ठीक है, भाषा एक ऐसा साधन या माध्यम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह तक अपने विचारों का आदान प्रदान करे, भाषा कहलाता है। एक और डेफिनेशन देखते हैं पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। मैं पंडित कामता प्रसाद गुरु जी का डेफिनेशन क्यों ले रहा हूं? पंडित कामता प्रसाद गुरु ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने हिंदी का पहला व्यवस्थित व्याकरण लिखा है। पंडित कामता प्रसाद गुरु कहते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकता है। अब हम देखते हैं भाषा के प्रकार। दोस्तों, भाषा के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, एक मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। अब हम देखते हैं कि यह मौखिक भाषा क्या होती है। जब व्यक्ति विचारों का आदान प्रदान बोलकर करता है और
सामने वाला उसको सुनकर ग्रहण करता है तो वह भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। ठीक है, कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे अपन टेलीफोन और मोबाइल में अपन बात करते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो वहां पर अपन मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। इंटरव्यू में जब अपन बात करते हैं एक दूसरे से, तो वहां मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। रेडियो में जब सामने वाला बोलता है हम सुनते हैं, वहां मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। जब अपन अपने दोस्तों के साथ वार्तालाप करते हैं, मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। जब नेता द्वारा जनता को संबोधित किया जाता है, वहां पर भी मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लिखित भाषा, जब व्यक्ति विचारों का आदान प्रदान लिखकर करता है और सामने वाला उसको पढ़कर ग्रहण करता है, तो वह भाषा लिखित भाषा कहलाती है। उदाहरण, पत्र पत्रिका, पाठ्य पुस्तकें, समाचार पत्र। ठीक है, आप लोग उदाहरण को भी याद रखेंगे। अब हम देखते हैं ये सांकेतिक भाषा क्या होता है। ठीक है, सांकेतिक भाषा का संबंध होता है संकेत या इशारों से। जब व्यक्ति विचारों का आदान प्रदान ना तो लिखकर करता है और ना ही बोलकर करता है, केवल संकेत या इशारों के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करता है, तो उस भाषा को सांकेतिक भाषा कहते हैं। ठीक है, जैसे एम्पायर द्वारा आउट इत्यादि दिखाना। जब क्रिकेट मैच में एम्पायर आउट दिखाता है, 6 करके दिखाता है, 4 दिखाता है, तो सभी अपन समझ जाते हैं कि हाँ ये आउट हो गया है। वो बोलता नहीं है, ना ही वो लिख के देता है। ठीक है, वो केवल इशारा करता है और हम सभी के सभी दर्शक ये समझ जाते हैं कि अब सामने वाला बैट्समैन आउट हो चुका है। ठीक है, उसी प्रकार जब ट्रैफिक पुलिस इशारा करता है तो सब के सब रुक जाते हैं। वो बोलता और लिखता नहीं है, केवल इशारों के माध्यम से वो अपना कार्य करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं भाषा परिवार के बारे में। दोस्तों, यदि आप इस विश्व के मानचित्र को ध्यान से देखोगे तो आपको अलग अलग देशों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रंगों से रंगा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ये सभी क्या है, अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोले जाती हैं, उन सभी की भाषा परिवार के बारे में है। ठीक है, अब हम देखते हैं भाषा परिवार के बारे में। पारिवारिक वर्गीकरण के अंतर्गत मुख्यतः 13 भाषा परिवार माने गए हैं। ठीक है, पारिवारिक वर्गीकरण के अंतर्गत मुख्यतः 13 भाषा परिवार माने गए हैं। अब कौन कौन से भाषा परिवार माने गए हैं उसको देखते हैं। पहला है भारोपीय या प्राक आर्य परिवार, दूसरा है द्रविड़ परिवार, तीसरा है चीनी तिब्बती परिवार, चौथा है जापानी कोरियाई परिवार, पांचवा सूडान परिवार, छठवां सेमिटिक हेमिटिक परिवार, सातवां यूराल अल्टाइक परिवार, आठवां मलय पॉलिनेशियन परिवार, नौवां काकेशी काकेशियन परिवार, 10वां बुशमैन परिवार, 11 बांटू परिवार, 12 अमेरिकी परिवार, 13 ऑस्ट्रिक अग्नेय या ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, हमको ये पूरा का पूरा 13 का 13 भाषा परिवार को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल उतना ही पढ़ना है जितना हमारे एग्जाम में आएगा। ठीक है, जितना हमारे लिए जरूरी है। देखिए, जिस प्रकार विश्व में 13 भाषा परिवार माने गए हैं, उसी प्रकार हमारे भारत देश में 4 भाषा परिवार माने गए हैं। ठीक है, अब ये 4 भाषा परिवार कौन कौन से हैं इसको देखते हैं। पहला है भारोपीय या प्राक आर्य परिवार, दूसरा है द्रविड़ परिवार, तीसरा है चीनी तिब्बती परिवार और चौथा है ऑस्ट्रो अग्नेय या ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार। ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके एक एक परिवार को देखते हैं। पहला है भारोपियन या प्राक आर्य परिवार। ठीक है, देखिए, जब आप इस शब्द को ध्यान से देखोगे तो आपको 2 चीज दिखाई देगा। यहां पर एक चीज दिख रहा होगा भारत और दूसरा आपको दिख रहा होगा यूरोप। ठीक है, भारोपियन मतलब भारत प्लस यूरोप। ठीक है, भारत से लेकर पूरे यूरोप तक इस परिवार की भाषा बोले जाने के कारण इसे भारोपियन भाषा परिवार की भाषा कहा जाता है। ठीक है, इसे प्राक आर्य परिवार की भाषा भी कहा जाता है, जिसका अभिप्राय आर्य जाति की भाषाओं से है। ठीक है, कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे संस्कृत, अवेस्ता, ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, इतावली मतलब इटालियन, फारसी, हिंदी, बांग्ला, मराठी, असमी, गुजराती, उर्दू इत्यादि। ठीक है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन आया है एसीएफ 2017 में, राज्य वन सेवा परीक्षा 2017 में। ठीक है,
चलिए देखते हैं, भारोपियन या प्राक आर्य परिवार की भाषाओं को भी दो वर्गों में बांटा गया है। एक प्राचीन भारोपियन या प्राचीन प्राक आर्य भाषा परिवार, दूसरा आधुनिक भारोपियन या आधुनिक प्राक आर्य भाषा परिवार। ठीक है, तो अपन दो भागों में बांटते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राचीन कौन सा है और आधुनिक कौन सा है। ठीक है, सरल शब्दों में आपको बताता हूं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, प्राचीन में है संस्कृत, पाली, अवेस्ता, ग्रीक, लैटिन और पुरानी फारसी। ठीक है, मतलब ये सभी भाषाएं जो आज के समय में बोली नहीं जाती या ना के बराबर बोली जाती है। ठीक है, जैसे संस्कृत आज के समय में नहीं बोली जाती है, कहीं कहीं बोली जाती है तो एकदम ना के बराबर में बोली जाती है। ठीक है, उसी प्रकार आधुनिक भारोपियन भाषा परिवार की जो आधुनिक वाली जो भाषा है वो वर्तमान में बोली जाती है। जैसे हिंदी अभी बोली जाती है, जर्मन, रूसी, स्पेनी, पुर्तगाली, फारसी, बंगला, उर्दू, ये सभी भाषाएं अभी वर्तमान में प्रयोग में लाई जाती है। चलिए एक बार और देख लेते हैं आर्य भाषा समूह की कुछ भाषाओं को। मैं आपको यह बताने जा रहा हूं इस स्लाइड में कि आपको याद कौन कौन सा रखना है, मतलब एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो देखिए, आपको याद रखना है संस्कृत को, हिंदी को। पटवारी 2017 में क्वेश्चन पूछा था कि हिंदी भाषा कौन से परिवार की भाषा है। ठीक है, उर्दू को आपको याद रखना है। क्यों उर्दू को याद रखना है? क्योंकि मन में आप लोगों के ये चलेगा कि यार उर्दू तो मुसलमानों की भाषा है, उर्दू तो पाकिस्तान की भाषा है, ये आर्य भाषा समूह की भाषा कैसे हो सकती है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, उर्दू का जो उद्भव हुआ है वो भारत में हुआ है और उर्दू भाषा कहीं ना कहीं संस्कृत भाषा से ही बनी है। ठीक है, तभी तो आर्य भाषा समूह की भाषाएं हैं और संस्कृत भाषा संभवतः आर्य भाषा या भारोपीय भाषा समूह की सबसे प्राचीन भाषा है। ठीक है, अगला देखते हैं फारसी या पुर्तगाली भाषा, अवेस्ता भाषा, ईरानी भाषा, लैटिन भाषा, ग्रीक, बंगाली, गुजराती, नेपाली, मराठी, इंग्लिश। देखिए, मैं जो जो लाल कलर से जो उसको मैं हाईलाइट किया हूं उसको आप विशेष तौर पर याद रखेंगे। चलिए अब हम देखते हैं चीनी तिब्बती भाषा परिवार की भाषाओं के बारे में। देखिए, इसे एकाक्षरी भाषा परिवार कहा जाता है। क्यों? ये जब आप चाइनीज भाषा को देखोगे तो आपको शब्द नहीं दिखाई देगा, उन लोग अक्षर में लिखते हैं, एक एक अक्षर को अलग अलग लिखते हैं। जैसे हम क्या लिखे हुए हैं, शब्दों को जोड़ जोड़ के, देखो अक्षरों को जोड़ जोड़ के एक शब्द बनाए हैं, वर्णों को जोड़ के एक शब्द बनाए हैं और शब्दों के माध्यम से एक वाक्य बना रहे हैं। लेकिन उन लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग अक्षरों के माध्यम से लोग लिख रहे हैं, अलग अलग अक्षरों को लिख रहे हैं। ठीक है, इसीलिए एकाक्षरी भाषा कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा मंदारिन इसी भाषा परिवार के अंतर्गत आने वाली भाषा है। भारत में मैते या मैतेई, गारो, बोडो, नागा, नेवारी आदि भाषाएं इसी परिवार के अंतर्गत आने वाली भाषाएं हैं। देखिए, संयुक्त भर्ती परीक्षा CROS 2017 में क्वेश्चन पूछा था कि चीनी या चाइनीज भाषा कौन से भाषा परिवार के अंतर्गत आने वाली भाषा है। ठीक है, अब हम देखते हैं द्रविड़ भाषा परिवार के बारे में। द्रविड़ भाषा परिवार, ये इसमें कौन कौन सी भाषाएं हैं? तमिल भाषा, मलयालम भाषा, तेलुगु भाषा, कन्नड़, गोंडी। ठीक है, देखो जब भी आपको द्रविड़ शब्द दिखाई दे तो आप उसका सीधा संबंध, पहले तो आप तमिल को जरूर याद रखना, जब भी द्रविड़ दिखाई दे तो आप तमिल को जरूर याद रखेंगे। ठीक है, जैसे अब चुनाव हुआ, वहां के पॉलिटिकल पार्टी क्या है? द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, AIDMK, DMK, सब वहां द्रविड़ वाले लोग हैं। ठीक है, द्रविड़ का सीधा संबंध तमिल से है। इसे मुख्यतः दक्षिण भारत में बोला जाता है। जो द्रविड़ परिवार की जो भाषाएं हैं उन्हें मुख्यतः दक्षिण भारत में बोला जाता है। इस परिवार की भाषाएं संस्कृत से बहुत प्रभावित है। ठीक है, देखो तमिल भाषा वाले लोग का ये मानना है, तमिल भाषा वाले लोगों का ये मानना है कि तमिल भाषा संस्कृत से भी पुरानी भाषा है। ठीक है, लेकिन यदि आप तमिल के शब्दों को ध्यान से देखोगे तो आपको संस्कृत के बहुत से शब्द आपको दिखाई देंगे। जैसे कन्याकुमारी तमिल का, संस्कृत का शब्द है, जैसे रामनाथपुरम। ठीक है, ऐसे बहुत से शब्द आपके संस्कृत के दिखाई देंगे। इस परिवार की लिपि भी ब्राह्मी लिपि से निकली है। ठीक है, भारत की जितनी भी लिपियां हैं लगभग सभी लिपियां ब्राह्मी लिपि से निकली है।
अगला है ऑस्ट्रिक या अग्नेय परिवार। इसे ऑस्ट्रिक या अग्नेय परिवार की भाषा भी कहते हैं। इनकी मुख्य भाषाएं हैं संथाली, एकदम आप याद रखोगे इसको, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संथाली जो कि पूर्वी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बोली जाती हैं। मंडारी, भूमिज, कोल, ये सब भाषाएं ऑस्ट्रिक अग्नेय परिवार की भाषाएं हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको अभी शुरू में बताया था कि भारत में 4 भाषा परिवार में भारत को विभाजित किया गया है, ठीक है, भाषा परिवार के आधार पे। कौन कौन सा है? भारोपियन, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी तिब्बती। इसके बारे में अपन अभी पढ़ चुके हैं, एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। भारोपियन भाषा परिवार के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती है? संस्कृत, हिंदी, बंगला, नेपाली, गुजराती, मराठी, अंग्रेजी, ओडिया, मैथिली, उर्दू, कोंकणी, सिंधी, ठीक है। द्रविड़ के अंतर्गत तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये सब चीजें अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। ऑस्ट्रिक के अंतर्गत संथारी, मंडारी, भूमिज, कोल। चीनी तिब्बती के अंतर्गत मैतई, मैते या मणिपुरी, गारो, बाड़ो, नागा इत्यादि, ठीक है। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था संयुक्त भर्ती परीक्षा CROS 2017 में कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्य भाषा समूह में नहीं माना जाता, ठीक है। कौन सा भाषा आर्य भाषा समूह के अंतर्गत नहीं आता? तो देखिए, आर्य भाषा समूह के अंतर्गत चीनी भाषा नहीं आता है, संस्कृत आता है, लैटिन आता है, फारसी आता है। हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं। आर्य भाषा समूह के अंतर्गत आने वाली भाषा है संस्कृत, फारसी, हिंदी, उर्दू, मराठी, नेपाली, बंगला इत्यादि, जबकि चीनी भाषा चीनी तिब्बती भाषा परिवार के अंतर्गत आने वाली भाषा है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं हिंदी भाषा का विकास क्रम। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि हिंदी भाषा बनी कैसे, किस प्रकार से उसका विकास हुआ, उसको देखने जा रहे हैं। देखिए, संस्कृत भाषा इन सभी भाषाओं की, स्पेशली हिंदी भाषा की जगत जननी है। संस्कृत भाषा को भारत के वैज्ञानिक सभी भाषाओं की जननी मानते हैं, ठीक है। संस्कृत के बाद कौन सी भाषा आई? पाली भाषा। पाली भाषा के बाद प्राकृत भाषा, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट, अवहट के बाद हिंदी भाषा आई, ठीक है। ये अवरोही क्रम है, आरोही क्रम है, और ये उसका अवरोही क्रम है, ठीक है। और ये सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूं, ये आपको सीधा सीधा यहां से क्वेश्चन देगा, ठीक है। मान लीजिए जाए आपको क्वेश्चन में देखो, आपको इसका क्रम याद रखना है, ये सीक्वेंस। संस्कृत के बाद पाली आया, पाली के बाद प्राकृत आया, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आया, अपभ्रंश के बाद अवहट आया, अवहट के बाद हिंदी आया। ये क्रम आपको याद रखना है। मान लीजिए कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और आपको प्राकृत ना दे और इसी क्रम में दे दे तो भी सही होगा, ठीक है। कभी प्राकृत दे दे, प्राकृत आपको दे दे, ठीक है, और अपभ्रंश ना दे, तब भी ये मतलब आंसर सही होगा। बोलने का मतलब ये है कि आपको क्रम को नहीं बिगाड़ना है, क्रम उसी को रखना है आपको, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आया है एशिया 2017 के पेपर में, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है? देखते हैं। पहला ऑप्शन संस्कृत, पाली, अपभ्रंश। गलत है क्या? नहीं, गलत नहीं है। मैं आपको बोला ना, सीक्वेंस चेंज नहीं होगा। अगर बीच का एक आध भाषा मिस भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, सीक्वेंस आपको चेंज नहीं करना है। संस्कृत, पाली, अपभ्रंश। अब देखो प्राकृत, हाँ देखो यहां गलत हो जा रहा है। क्यों यहां गलत हो रहा है? क्योंकि प्राकृत भाषा पाली के बाद आने वाली भाषा है, ठीक है, उसके बाद अवहट। ये ऑप्शन गलत है। अगला ऑप्शन देखते हैं। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। हिंदी का उद्भव का सही क्रम है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट। अवहट अपभ्रंश का ही विकृत रूप है, ठीक है। तो चलिए अब हम एक एक करके एक एक भाषा को देखते हैं। पहले देखते हैं संस्कृत भाषा को। दोस्तों प्राचीन काल में संस्कृत भाषा 2 भागों में विभक्त थी। एक थी वैदिक संस्कृत, दूसरा लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के बारे में देखते हैं। वैदिक संस्कृत को ही छांदस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेगा, ठीक है। वैदिक संस्कृत का जो काल रहा है वो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का काल वैदिक संस्कृत का रहा है, ठीक है।
वैदिक संस्कृत को छांदस के नाम से जाना जाता है। वैदिक संस्कृत संस्कृत का वह रूप है जिसमें वेद, उपनिषद और पुराण लिखे गए, अर्थात वेदों, उपनिषद और पुराणों की भाषा वैदिक संस्कृत थी। ठीक है, उस समय आम बोलचाल की भाषा लौकिक संस्कृत थी। वैदिक संस्कृत चूंकि कठिन थी, लौकिक संस्कृत तुलनात्मक रूप से सरल थी, इसलिए लौकिक संस्कृत आगे चल के विस्तार हुआ। ठीक है, वैदिक संस्कृत के महान आचार्यों को देखते हैं। आचार्य पाणिनि, आचार्य यास्क। ठीक है, आचार्य पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की रचना की। ठीक है, जिसका संबंध संस्कृत ग्रामर से है, संस्कृत व्याकरण से है। ठीक है, वैदिक संस्कृत में ऋग्वेद लिखा गया। इसमें चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद लिखे गए। वैदिक साहित्यों को श्रुति कहा जाता है। वैदिक संस्कृत संपन्न लोग, विशेष लोग, विद्वान लोग, कुलीन लोग, ब्राह्मण लोग, पुरोहित लोगों की भाषा थी। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बार फिर से समझाना चाहता हूं, इसी चीज को सरल भाषा में समझाता हूं। देखो क्या है, वैदिक संस्कृत जो थी, देखो दोस्तों, भाषा का जो स्वभाव होता है, भाषा का स्वभाव होता है वो हमेशा कठिन से सरल की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, भाषा का जो स्वभाव होता है वो कठिन से सरल की ओर प्रवाहित होती है भाषा। वैदिक संस्कृत क्या थी? लौकिक संस्कृत से तुलनात्मक रूप से कठिन थी। वैदिक संस्कृत को केवल और केवल ब्राह्मण लोग, पुरोहित लोग या कुलीन लोग या स्पेशल टाइप के लोग ही उसका प्रयोग करते थे, लेकिन आम जनता लौकिक संस्कृत का प्रयोग किया करती थी उस काल में। ठीक है, वैदिक संस्कृत में वेदों की रचना हुई, पुराणों की रचना हुई और ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई है, उपनिषदों की रचना हुई है। ठीक है, अब हम देखते हैं लौकिक संस्कृत के बारे में। अब हम लौकिक संस्कृत को देखते हैं। लौकिक संस्कृत का काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक का रहा है। लौकिक संस्कृत आम जनता की भाषा रही है, आम बोलचाल की भाषा रही है, लोक साहित्यों की भाषा रही है। लौकिक संस्कृत के काल को संस्कृत के कवियों का काल कहा गया है। लौकिक संस्कृत के महान जो विद्वान रहे हैं वो रहे हैं महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण की रचना की, महर्षि व्यास, जिन्होंने भागवत गीता, महाभारत की रचना की, महर्षि कालिदास, जिन्होंने अभिज्ञान शकुंतला, मेघदूतम, रघुवंशम जैसे महान ग्रंथों की रचना की, श्रीहर्ष, बाणभट्ट और भारवी जैसे महान विद्वान इस काल के रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण और महाभारत लौकिक संस्कृत में लिखे गए हैं। अब हम देखते हैं पाली भाषा के बारे में। पाली भाषा का काल 500 ईसा पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी ईस्वी तक का रहा है। इस काल को महाजनपद काल के नाम से भी जाना जाता है। पाली भाषा में ही गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश दिया है, क्योंकि देखो संस्कृत के बाद एक सरल भाषा का जन्म होता है जिसका नाम है पाली भाषा। और मैं आपको अभी बताया कि भाषा का जो स्वभाव होता है वो कठिन से सरल की ओर होता है। ठीक है, और वैदिक संस्कृत से तुलनात्मक रूप से लौकिक संस्कृत सरल थी और लौकिक संस्कृत से तुलनात्मक रूप से पाली सरल थी। तो आने वाले समय में, आने वाले कुछ वर्षों के बाद पाली भाषा आम जनता की भाषा बनी। इसीलिए महात्मा बुद्ध ने अपने समय में पाली भाषा में, क्योंकि वो जन साधारण की भाषा थी, इसीलिए उन्होंने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया। जातक कथाएं जिसका संबंध बौद्ध धर्म से है वो भी पाली भाषा में लिखी गई है। ठीक है, पाली को संस्कृत का अपभ्रंश कहते हैं। ठीक है, अब ये बताता हूं अपभ्रंश क्या होता है। अपभ्रंश का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ रूप, मतलब संस्कृत भाषा का बिगड़ा हुआ रूप। देखिए संस्कृत एक शुद्ध रूप है, संस्कृत शुद्ध रूप है, इसका जब रूप बिगड़ा तो एक नया भाषा का जन्म हुआ जिसका नाम रखा पाली भाषा। ठीक है, तो संस्कृत का अपभ्रंश है पाली भाषा। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? बताइए क्या है, अभी अपन पढ़े हैं। ठीक है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन मतलब पहले की अवस्था का नाम क्या है? देखो मैं आपको बता रहा हूं।
देखो, विकास की दृष्टि से प्राकृत के पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? पाली। ठीक है, तो आंसर है पाली। चलिए अब हम देखते हैं प्राकृत भाषा को। प्राकृत भाषा का काल रहा है पहली शताब्दी से लेकर 500 ईस्वी तक। प्राकृत भाषा को आगम साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। आगम साहित्य का संबंध जैन धर्म से है। जिस प्रकार जातक साहित्य का संबंध बौद्ध धर्म से था, उसी प्रकार आगम का संबंध जैन धर्म से है। ठीक है, प्राकृत भाषा में महावीर स्वामी ने अपना उपदेश दिया है। और प्राकृत किस भाषा से जन्मा है? तो पाली भाषा से जन्मा है। जैसे संस्कृत से कौन सा बना? पाली। ठीक है, पाली संस्कृत से बना, तो पाली से बाद में कौन सा भाषा बना? प्राकृत बना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि प्राकृत किस भाषा से जन्मा है? पाली से। और पाली का अपभ्रंश क्या है, मतलब पाली का बिगड़ा हुआ रूप क्या है? तो देखो, मैं आपको बताया कि शुरुआत की जो भाषा थी वो शुद्ध थी, उसके बाद उसका रूप बिगड़ने लगा, फिर पाली बना, फिर पाली का रूप बिगड़ा तो प्राकृत बना, प्राकृत का रूप बिगड़ा तो क्या बना? अपभ्रंश बना, उसके बाद अवहट बना। ठीक है, तो रूप बिगड़ने लगा। तो पाली का जो बिगड़ा हुआ रूप है वो है प्राकृत। अपभ्रंश का अर्थ है बिगड़ा हुआ रूप। अब हम देखते हैं अपभ्रंश भाषा को। अपभ्रंश भाषा का काल रहा है 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। जिस प्रकार धरातल उबड़ खाबड़ हो जाता है तो उसमें भ्रंश पड़ जाता है। ठीक है, जिस प्रकार धरातल उबड़ खाबड़ हो जाता है उसमें भ्रंश पड़ जाता है, उसी प्रकार जब प्राकृत भाषा का रूप बिगड़ने लगा तो एक नई भाषा का निर्माण हुआ, उसे हम अपभ्रंश भाषा के नाम से जानते हैं। जैसे पहले शुद्ध रूप हुआ करता था रामेश्वर, बाद में क्या हुआ? रामेश्वर बन गया। श्रवण शुद्ध रूप से श्रवण बोलने लगे लोग, कर्म से कर्म बोलने शुरुआत कर दिए। मतलब जो शुद्ध रूप था उसका प्रयोग धीरे धीरे कम होने लगा और अशुद्ध रूपों का प्रयोग शुरू होने लगा। ठीक है, मतलब तत्सम शब्दों का उपयोग कम होने लगा और तद्भव भाषाओं का, तद्भव शब्दों का उपयोग बढ़ने लगा। ठीक है, इस काल में सौर सैनी अपभ्रंश भाषा का एक प्रकार है। सौर सैनी अपभ्रंश भाषा का एक प्रकार है। यह बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे इसको। सौर सैनी अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, हिंदी भाषा किससे बना है? सौर सैनी अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा बना है। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। ठीक है, आचार्य हेमचंद्र व वांग भट्ट ने अपभ्रंश को गाम्य भाषा कहा है। क्वेश्चन यहां से बन सकता है। देखिए, अपभ्रंश किसका अपभ्रंश है? बताइए, अपभ्रंश मतलब किसका बिगड़ा हुआ रूप है? प्राकृत का बिगड़ा हुआ रूप है। ठीक है, अपभ्रंश का अपभ्रंश क्या है? अवहट है। ठीक है, या हिंदी है। देखो, दोनों विकल्प में दे तो पहली प्राथमिकता आपको हिंदी में देना है, हिंदी को देना है। ठीक है, अपभ्रंश भाषाएं प्राकृत भाषाओं और आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच की कड़ी है। तो देखो, अपभ्रंश भाषाएं क्या है? प्राकृत भाषा और आधुनिक भाषाओं के बीच की कड़ी है। मतलब अवहट से आधुनिक भारतीय भाषाओं का निर्माण शुरू हो जाता है। अवहट अवहट से शुरू हो जाता है। ठीक है, आधुनिक भारतीय भाषा। ठीक है, और ये अपभ्रंश क्या है? इसके दोनों के बीच की कड़ी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखो। हिंदी साहित्य के आरंभिक कवि स्वयंभू को कहा जाता है, जिन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि के नाम से पुकारा जाता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर एक पॉइंट जो जो मैं बोलते जा रहा हूं वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक, हिंदी साहित्य का पहला काव्य स्वयंभू ने लिखा था। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ था? ये क्वेश्चन आया है RAS 2008 में। ठीक है, RAS क्या है? राजस्थान का जो PSC होता है ना, उसको RAS बोलते हैं। ठीक, तो बताइए हिंदी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ था? आंसर है सौर सैनी अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है वो सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, यदि सौर सैनी अपभ्रंश ऑप्शन में ना दे तो आप क्या लगाओगे? अपभ्रंश को टिक लगाओगे। और यदि अपभ्रंश भी ऑप्शन में ना दे तो आप संस्कृत उसको ठीक लगाओगे, क्योंकि सौर सैनी अपभ्रंश से सीधा सीधा हिंदी भाषा बना है। ठीक है, संस्कृत से डायरेक्ट नहीं बना है, संस्कृत से बनने में बहुत टाइम लगा है। ठीक है, सौर सैनी अपभ्रंश से सीधा हिंदी भाषा बना है। ठीक है, और हिंदी भाषा की मूल भाषा अगर पूछेगा तो आप क्या लगाओगे? संस्कृत।
हिंदी भाषा की मूल भाषा संस्कृत है, लेकिन हिंदी जो बना है वो सौरसैनी अपभ्रंश। चलिए अब हम देखते हैं अपभ्रंश और उनके अंतर्गत आने वाली आधुनिक भारतीय भाषाओं के बारे में। पहले देखते हैं सौरसैनी अपभ्रंश। ठीक है, सौरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली आधुनिक भारतीय भाषाएं कौन कौन सी हैं? पश्चिमी हिंदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी ब्रज भाषा, खड़ी बोली। ठीक है, जो मैं से गोल करते जा रहा हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप एकदम याद रखेंगे। खड़ी बोली, खड़ी बोली देखो क्वेश्चन में पूछा है सीजी व्यापम MACC 2017 के एग्जाम में। ठीक है, देखिए खड़ी बोली क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दोस्तों जो हम मानक हिंदी के रूप में जिसको अपनाते हैं, मानक हिंदी के रूप में मेरठ की खड़ी बोली को अपनाया गया है। याद रखो, भारतीय संविधान के अंतर्गत जिसे राजभाषा का दर्जा प्रदान है हिंदी भाषा को, वह मेरठ की खड़ी बोली ही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं पैशाची अपभ्रंश। लहंदा पंजाबी, ब्राचर अपभ्रंश में सिंधी आता है। खस अपभ्रंश में आने वाली भाषा है पहाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश के अंतर्गत मराठी। अब इंपॉर्टेंट यहां पर यह बन रहा है अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली आधुनिक भारतीय भाषाओं में से पूर्वी हिंदी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अवधी, बोगली या बघेली और छत्तीसगढ़ी। यदि आप छत्तीसगढ़ के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपको बिल्कुल जानना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि छत्तीसगढ़ी भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं। ठीक है, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, जो गोल किया वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये याद रखो अवधी और बोगली या बघेली, ठीक है, बोगली बघेली दोनों एक ही है, अवधी या बघेली छत्तीसगढ़ी भाषा की बहन है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत देखते हैं बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अवहट भाषा। ठीक है, अवहट भाषा 1100 ईस्वी से लेके 1400 ईस्वी तक की भाषा है। ठीक, 1100 के आसपास अपभ्रंश का काल समाप्त हो गया और आधुनिक भाषाओं का युग आरंभ हुआ। मैं आपको बोला ना, अभी बताया आपको मैं कि अपभ्रंश भाषा प्राकृत भाषा, ठीक है, प्राकृत भाषा और आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच की कड़ी है। कौन से? अपभ्रंश भाषा। ठीक है, इस काल की भाषा को कुछ लोगों ने अवहट का नाम दिया है। इस काल के कवि ज्योतिरीश्वर ठाकुर, विद्यापति और वंशीधर ने तात्कालिक भाषा को अवहट की संज्ञा दी है। अवहट अपभ्रंश का ही विकृत रूप है। ठीक है, या यदि आपको क्वेश्चन पूछ ले कि अपभ्रंश का अपभ्रंश क्या है, तो वो है अवहट। अपभ्रंश का अपभ्रंश अवहट है। ठीक है, अपभ्रंश का अर्थ ही होता है विकृत रूप। ठीक है, तो चलिए ये चीज अभी अपन पढ़ चुके हैं, ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हिंदी भाषा का विकास क्रम कैसे है। ठीक है, पहले संस्कृत है, फिर उसके बाद पाली आया, पाली का विकृत रूप बन के फिर प्राकृत आया, फिर रूप और बिगड़ा तो अपभ्रंश आया, फिर रूप बिगड़ा तो अवहट आया। हिंदी भाषा रूप बिगड़ा नहीं है, हिंदी भाषा में रूप सुधरा है। ठीक है, इसको बिगड़ा हुआ रूप मत बोलना। हालांकि अवहट का अपभ्रंश हिंदी को बोलते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में रूप सुधरा है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। यूपी पुलिस SI 2011 और CGPSC ACF 2017 में क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, देखिए हिंदी की आदि जननी कौन सी है? संस्कृत भाषा। ठीक है, अभी देखें अपन, हिंदी की आदि जननी संस्कृत भाषा है, क्वेश्चन पूछ भी चुका है। संस्कृत का आधुनिक और विकसित रूप क्या है? हिंदी भाषा। ठीक है, देखिए संस्कृत भाषा जो है वो कंप्यूटर के लिए, जब कंप्यूटर में सभी भाषाओं को डाला गया तो संस्कृत भाषा कंप्यूटर में बैठने वाली सबसे परफेक्ट भाषा थी। ठीक है, तो इससे स्पष्ट होता है कि संस्कृत भाषा वैज्ञानिक भाषा है और संस्कृत का आधुनिक और विकसित रूप हिंदी भाषा है। तो इस प्रकार से ये स्पष्ट है कि हिंदी भाषा भी वैज्ञानिक भाषा है। ठीक है, क्योंकि हिंदी भाषा में बहुत ज्यादा शोध किया जा रहा है, बड़े बड़े विद्वान पैदा हो रहे हैं और ये आधुनिक भाषा है। ठीक है, जॉन बिम्स ने हिंदी भाषा को संस्कृत का वास्तविक उत्तराधिकारिणी माना है। ठीक है, बाकी देखा जाए तो संस्कृत के बाद बहुत सी भाषाएं हुई, लेकिन जॉन बिम्स ने हिंदी भाषा को संस्कृत का वास्तविक उत्तराधिकारिणी माना है।
तो देखिए दोस्तों, बताने को तो बहुत कुछ चीज है, लेकिन यदि मैं सभी चीज एक ही वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए आज के क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। और दोस्तों, मैं आप लोगों को इस कोर्स के बारे में कुछ 1 से 2 मिनट में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। ठीक है, तो देखिए, ये कोर्स की विशेषताओं के बारे में मैं बताना चाहता हूं। देखिए, आपको संपूर्ण वीडियो मिलेगा, कंप्लीट वीडियो मिलेगा इस कोर्स के अंतर्गत। सारा नोट्स मिलेगा पीडीएफ के रूप में, आपको कंप्लीट नोट्स मिलेगा, मतलब आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक टॉपिक का टेस्ट होगा। जैसे हमारा पहला टॉपिक चल रहा है हिंदी भाषा का सामान्य परिचय, विकास एवं इतिहास। ठीक है, तो जैसे खत्म होगा उसके बाद उसका टेस्ट होगा। टेस्ट के बाद प्रश्नों और उत्तरों की व्याख्या होगी। व्याख्या का संपूर्ण पीडीएफ आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखो, 2 ई बुक, ये दोनों ई बुक में आप लोगों को इस कोर्स के माध्यम से प्रोवाइड करूंगा। आपको चैटिंग फैसिलिटी मिलेगा, कुछ डाउट आते हैं तो आप हमसे चैट करके पूछ सकते हैं। और जैसे ही ये कोर्स पूरा कंप्लीट होगा उसके बाद हम लाइव डाउट क्लास रखेंगे। ठीक है, उसके माध्यम से आपको जो भी डाउट है उसको क्लियर करेंगे। और ये कोर्स आपको कहां से प्राप्त होगा? ये कोर्स हमारे मनोबल क्लासेस के मोबाइल ऐप मनोबल द लर्निंग ऐप से आपको इस कोर्स प्राप्त हो जाएगा। ये ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जैसे आप वहां जाओगे तो वहां होम पेज में स्टोर करके बटन रहेगा, वहां से आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, और आज के क्लास का फ्री पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो आप हमारे मोबाइल ऐप के स्टडी मटेरियल से प्राप्त कर सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं। दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और ऐप से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। और यदि आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज जुड़ जाइए, क्योंकि आपको आज के क्लास का फ्री पीडीएफ टेलीग्राम चैनल और हमारे मोबाइल ऐप दोनों में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।